सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2026 के स्क्वाड के बारे में कि उन्होंने किस तरह की बाइज करी है, किस क्योंकि चेन्नई काफ़ी बड़े पर्स के साथ आई थी इस बार ऑक्शन में। और उन्होंने काफ़ी जो दो मोस्ट एक्सपेंसिव यंग प्लेयर्स, अनकैप्ड प्लेयर्स जो उन्होंने खरीदे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसा वो फिट होने वाले हैं टीम में, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। क्योंकि लास्ट का जो सीजन था, मतलब लास्ट के सीजन के शुरू के फेज में तो चेन्नई का कुछ गेम प्लान ही समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट दे आर विलिंग टू डू। कुछ कोई गेम प्लान दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बाकी टीम्स परफॉर्म कर रही हैं उनके कंपैरिजन में चेन्नई काफी पीछे छूट चुकी है। इट लुक लाइक कि चेन्नई एक बिछड़ी हुई टीम की तरह खेल रही है। बट उसके बाद उन्होंने कुछ इंक्लूजन्स करे अपनी टीम में, जैसे कि डेवॉल्ट ब्रेविस, उर्विल पटेल, आयुष मात्रे को लेकर के आए, जिन्होंने उनकी जो वीकनेस थी बैटिंग में उसको कंसोलिडेट करा, उसको फिक्स करा। और फिर जैसा हमने देखा कि बाय द एंड ऑफ द सीजन चेन्नई की बैटिंग में काफी ज्यादा फायर पावर देखने को मिल रही थी हम लोगों को। हम उसी में एक और एडिशन इन्होंने करा है कि हम रविंद्र जडेजा के बाद ट्रेड में संजू सैमसन को लेकर के आ गए हैं। और बट इनकी टीम से फिर सैम करन और चले गए हैं साथ में। तो हम संजू सैमसन का अभी T20 वर्ल्ड कप में भी फॉर्म काफी अच्छा था। तो उसके बाद जो इनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो काफी सॉलिड लग रहा है। तो देखते हैं कि इनकी स्क्वाड किस तरह से है। तो एज वी कैन सी, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ कैप्टन लिस्ट करा गया है। फिर MS धोनी विकेट कीपर, संजू सैमसन जो ट्रेड होकर के आए हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस जो लास्ट सीजन इन्होंने अपनी टीम में लिए थे, आयुष मात्रे भी लास्ट सीजन इन्होंने लिए थे, कार्तिक शर्मा जो इन्होंने 14.2 करोड़ में लिए हैं अपनी टीम में डोमेस्टिक सर्किट से, सरफराज खान है, फिर उर्विल पटेल जो भी लास्ट सीजन, उर्विल पटेल की ना लास्ट ईयर बहुत रेपुटेशन थी डोमेस्टिक में कि बहुत तेज तरह से रन बनाते हैं, और वो उन्होंने हमें दिखाया भी। तो मैंने देखा है कि अम, संजू सैमसन के बारे में बहुत बात हो रही है, कार्तिक शर्मा के बारे में बहुत बात हो रही है, प्रशांत वीर के बारे में बहुत बात हो रही है, बट लोग ना उर्विल पटेल को मिस आउट कर रहे हैं। उर्विल पटेल वो बंदे थे जिन्होंने लास्ट ईयर चेन्नई की टीम में आकर के छक्के मारने स्टार्ट करे थे, क्योंकि उर्विल पटेल बिल्कुल फियरलेस बैटिंग करते हैं और उन्होंने वो दिखाया भी था। तो अम, मतलब मेरी तो ये उम्मीद रहेगी कि उर्विल पटेल जरूर खेलें चेन्नई की टीम में, बट उनकी जगह शायद बन ना पाए, इवन दो वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर ऑलराउंडर्स में अगर हम देखें, अंशुल काम्बोज ऑलराउंडर्स में लिस्ट हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं बट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। जेमी ओवर्टन, इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा कि मतलब कि अभी जिमी ओवर्टन का जो पोटेंशियल है उस पे वो कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मतलब कोई बड़ा मैच भी याद नहीं आता जिसमें जेमी जेमी ओवर्टन ने परफॉर्म करा हो। रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर अगेन 14.2 करोड़ के बाय थे जो ऑलराउंडर। फिर मैथ्यू शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर। मैथ्यू शॉर्ट ना ऑस्ट्रेलिया के सर्किट में बहुत बड़ा नाम है, BBL में बहुत बड़ा नाम है, बट जब भी उनको IPL में या फिर इंडियन कंडीशन में परफॉर्म करने की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कि एक लिविंगस्टन टाइप की ही प्रोफाइल हो चुकी है मैथ्यू शॉर्ट की भी, कि मतलब कि हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट इंडियन कंडीशन में जब परफॉर्म करने की बात आती है तो वो कर नहीं पाते हैं। अमन खान, जैक फोक्स, जैक फोक्स जो हैं काफी अच्छे बॉलर हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी जब T20 वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में, उसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा था जो ऑक्शन से पहले थी। तो शायद मतलब जैकरी फोक्स काफी अच्छे बॉलर हैं, बट वो ये है कि उनका डेवलपमेंट कैसा होता है वो देखना पड़ेगा। फिर शिवम दुबे हैं। बॉलर्स में खलील अहमद है, नूर अहमद है, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चार। तो अब इस टीम से पथिराना गए हैं, तो इनकी डेथ बॉलिंग में कौन इनकी इतनी करेगा कंपनसेट उसको, पथिराना के गैप को। तो उसके लिए इन्होंने नेथन एलिस को ले रखा है।
नेथन एलिस तो मेरे को काफी पसंद है, बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, मतलब पावर प्ले में भी एक ओवर डाल के देते हैं, बट डेथ में तो बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग करते हैं। और फिर नूर अहमद जो इन्होंने लास्ट ईयर ऑक्शन में खरीदे थे, तो नूर अहमद भी काफी अच्छे बॉलर हैं। खलील अहमद भी हैं, इनका लास्ट सीजन भी काफी अच्छा गया था। चेन्नई के लिए लास्ट सीजन में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर थे खलील अहमद। तो तीन बॉलर जो खेलेंगे तो खलील अहमद, नूर अहमद और नेथन एलिस तो पक्का खेलेंगे। फिर उसके बाद अंशुल कंबोज भी खेलने चाहिए और प्रशांत वीर भी खेलने चाहिए, क्योंकि जडेजा के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको लिया गया है। और फिर अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की, तो राहुल चहर या फिर गुरजपनीत सिंह में से कोई भी एक खेल सकता है। अकील हुसैन को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नूर अहमद और नेथन एलिस तो खेलेंगे मोस्ट लाइकली। और बैटिंग सेक्शन में डेवॉल्ट ब्रेविस भी खेलेंगे, तो एक जगह जहां बचती है वहां पे या तो मैथ्यू शॉर्ट या फिर अकील हुसैन या मैट हेनरी, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैट हेनरी जहां तक है, अगर मैट हेनरी, नूर अहमद और नेथन एल्स का ट्रायो खिलाते हैं ये फॉरेन प्लेयर्स में, और चौथे होंगे डिवाल्ड ब्रेविस, तो काफी अच्छा एक फॉरेन प्लेयर का कोर भी दिखता है यहाँ पे। और बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे शुड बी द टॉप थ्री ऑफ दिस टीम। फिर डिवॉल्ड ब्रेविस 4 पे, 5 पे शिवम दुबे आ सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक लौते लेफ्टी प्लेयर हो जाएंगे 5 में, टॉप 5 में, वरना कोई लेफ्टी प्लेयर है नहीं। तो 5 तो ये हो गए। फिर 6 पे कार्तिक शर्मा आ सकते हैं। हम 7 पे प्रशांत वीर अपनी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बट बॉलिंग का जो उनका स्पेशलिटी है वो भी डेवलपिंग फेज में ही है। पर बैटिंग तो वो काफी अच्छी करते हैं, हिटिंग तो काफी अच्छी करते हैं वो। तो ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, आई मीन संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ 3 पे खेलेंगे, क्योंकि वो 3 पे ही खेल रहे थे लास्ट सीजन भी। 4 पे डेवॉल्ट ब्रेविस, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे कार्तिक शर्मा, 7 पे प्रशांत वीर, फिर 8 पे कैन बी अंशुल काम्बोज, 9 पे नूर अहमद, 10 पे नेथन एलिस, 11 पे खलील अहमद, और 12वें जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो मैट हेनरी होंगे। तो अभी मेरी जो टीम मेरे को लग रही है प्लेइंग 11 उसमें धोनी की जगह तो नहीं बन रही है, बट ये देखना पड़ेगा कि ये धोनी को कैसे इंक्लूड करते हैं टीम में। कि धोनी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, पर अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे धोनी, तो फिर वो कीपिंग कैसे करेंगे? जो कि मतलब कि जब धोनी स्तंभ के पीछे होते हैं तो वो एक काफी ज्यादा हौसला बढ़ाता है अपनी टीम का, क्योंकि वो एक्चुअली में हेल्प करते हैं बॉलर्स को पीछे से भी। तो देखना पड़ेगा कि एम एस धोनी खेलते ही नहीं खेलते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डाउट है कि एम एस धोनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा रहेगा इस सीजन। स्क्वाड लुक्स गुड, बट जडेजा का रिप्लेसमेंट इनको अभी कोई मिला नहीं है। प्रशांत वीर है, वो देखना पड़ेगा। इन्होंने बहुत बड़ा पंट लिया है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पे, जो कि बहुत ही नॉन चेन्नई अप्रोच है, क्योंकि चेन्नई हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाती है, जो प्रूवन प्लेयर्स होते हैं। तो पहली बार इन्होंने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे यंगस्टर्स पे पंट लिया है। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे पे ऑफ करता है कि नहीं, बट मैं इस बात की चेन्नई को दाद दूंगा कि उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी है। अब उन्होंने देखा कि लास्ट सीजन चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने अपने जो 3 प्लेयर उन्होंने लिए थे, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा, तीनों को रिलीज कर दिया, और उसकी जगह पे बिल्कुल यंग टैलेंट्स की तरफ गए हैं। तो मतलब कि देखना पड़ेगा ये कैसे होता है। तो मैं तो देख नहीं रहा चेन्नई को टॉप 4 में क्वालिफाई करते हुए, क्योंकि होता यह है कि जो टीमें मेगा ऑक्शन में अच्छा करती है ना, उनके पास ही चांस रहता है अगले मेगा ऑक्शन तक। उनके लिए इजी रहता है बेसिकली अगले मेगा ऑक्शन तक भी फाइट करना, क्योंकि मेगा ऑक्शन ना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है उस चीज में। अगर आपका मेगा ऑक्शन खराब हो गया तो फिर आपको उससे रिकवर करने में ना काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेगा ऑक्शन चेन्नई का अच्छा नहीं गया था, तो उससे वो रिकवर करने के लास्ट रिकवर कर रहे थे, बट लास्ट साल उनका अच्छा नहीं गया। तो ये साल भी देखना पड़ेगा कि अब कैसे जाता है, क्योंकि आयुष मातरे का फॉर्म अच्छा नहीं है। और संजू सैमसन का ना कितना ही अच्छा वर्ल्ड कप सीजन गया हो, बट संजू सैमसन एक रिलायबल बैटर नहीं है। हमने राजस्थान की तरफ से भी देखा है, हमने इंडियन टीम में भी देखा है कि जब संजू सैमसन चलते हैं तो चलते हैं, बट जब संजू सैमसन नहीं चलते ना, मतलब कि संजू सैमसन का ऐसा होता है कि वो हमेशा शुरू के 4-5 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर वो हर सीजन बैठ जाते हैं। मेरे को लगता नहीं कि संजू सैमसन ने कोई ऑरेंज कैप भी जीती है। इवन राजस्थान में जब वो थे तो हैवी रन स्कोरिंग जो थे वो यशस्वी जायसवाल करते थे। तो संजू सैमसन मेरे को पता नहीं कि किस तरह से खेलेंगे चेन्नई में, क्योंकि संजू सैमसन मेरे को रिलायबल प्लेयर नहीं लगते भाई। कोई तो रीजन रहा होगा ना कि वो बंदा टीम से
अंदर बाहर होता रहा पूरे अपने करियर। तो इवन दो उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स खेली है ना, वो बहुत ही कंपोजर वाली इनिंग्स थी। मतलब कि ऐसा लगा कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल एक मैच विनर की तरह संजू सैमसन ने सारी इनिंग्स खेली अपनी, जो 3 इनिंग्स उनको मिली थी एट द लेटर स्टेज ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो उनसे तो मैं काफी इंप्रेस हुआ था। अगर संजू सेम चीज रिप्लिकेट कर पाएंगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ T20 क्रिकेट बन सकते हैं। अभी भी उस रास्ते पर ही है वो, बट ही इज नॉट देयर येट, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे वो इनिंग्स खेलना कितना मुश्किल है ये हम सबको पता है। तो अगर संजू में पोटेंशियल तो जरूर है, और संजू में पोटेंशियल हमेशा से ही रहा है। तो अगर संजू वो करके दिखा देंगे ना, तो संजू एक्चुअली में इस चेन्नई की टीम के ना फ्यूचर बन सकते हैं, जिसके तौर पे उनको लिया भी गया है। तो ये था मेरा स्क्वाड एनालिसिस चेन्नई की टीम का। आपको कैसा लगा वो प्लीज बता देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।